हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोशन होता क्या है। इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. In which of the following examples can you sense motion? How will you explain presence and absence of motion? First, flight of a bird. A flight of a bird है मतलब bird उड़ रही है तो motion है. Second, a stationary train. Stationary मतलब रुकी हुई है तो रुकी हुई है मतलब कोई motion नहीं है. Third, leaves flying through air. अब air में leaves उड़ रही हैं तो motion है obviously. Fourth, a stone lying on a hill. अब stone पड़ा हुआ है hill पे तो उसमें कोई मोशन नहीं है. नाउ वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे. समटाइम्स वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज. कैन यू लिस्ट द अदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन बिसाइड दोज गिवन हेयर. मतलब हम मोशन देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन हम कई बार होते हैं मोशन देख नहीं सकते. जैसे इन केस ऑफ ब्रीज. ब्रीज में क्या होता है, जैसे ठंडी हवा चल रही है तो हमें वो फील होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मोशन के. जैसे आप साइकिलिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, ये सारे आपके मोशन के एग्जाम्पल हैं. नाउ थिंक अबाउट इट. यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस. इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? सेकेंड, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? You have learned that motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to the surrounding, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be in rest. जैसे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई बगल वाला पर्सन तो रेस्ट पे है. नहीं, ऐसा नहीं है. बगल वाला पर्सन जो आपके बगल में बैठा है वो मोशन में होता है. हमें पता क्यों नहीं लगता? पता इसलिए लगता रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से. जो रिलेटिव वेलोसिटी आपके और आपके बगल में बैठा है उसके बीच में वो जीरो होती है. इसकी वजह से हमें नहीं पता लगता कि वो भी मोशन में है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो मोशन में कहा जाता है. अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेट्स ट्राई दिस. फर्स्ट, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1a. अब 1.1a फिगर है आपकी. इसमें आप देखिए ए और बी दो पॉइंट्स हैं और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें मेजर करना है. अब हम दूसरे उसमें देखेंगे, हमें डॉटेड लाइन भी एक दिख रही है. तो कौन सा डिस्टेंस आपका करेक्ट है और अकॉर्डिंग टू यू वाई. इन सेकेंड पॉइंट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन. अब करेक्ट कौन सा है. अब इसमें पहले हमें ये कंसेप्ट समझना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कि ये होते क्या है एग्जैक्टली. तो मैं अब आपको फिगर से बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होते हैं. अब ये जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स. मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस आपका पूरा कंप्लीट पाथ होगा. अब इस डायग्राम में आपका जो डॉटेड लाइन है ए टू बी के लिए वो आपका डिस्टेंस है, लेकिन जो आपकी ग्रीन लाइन है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है between 2 points. Now think about it. A. Sheetal first went to her friend Sangeeta's house on her way to school. B. Prashant went straight from home to school. Both are walking with the same speed. Who will take less time to reach the school and why? In the above example, is there a difference between the actual distance and the distance traveled? What is it? मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर से कि शीतल पहले गई संगीता के घर पे. उसने पाथ ए लिया, 500 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. संगीता के हाउस से फिर वो स्कूल पे गई जहां उसने पाथ बी लिया. उसने 1200 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब प्रशांत ने क्या किया, सीधे हाउस से स्कूल गया. उसने 1300 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो अगर हम कंपेयर करें शीतल और प्रशांत के डिस्टेंस पे तो प्रशांत ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया स्कूल जाने के लिए एज कंपेयर टू शीतल जिसने ज्यादा डिस्टेंस लिया आपका स्कूल जाने के लिए. मतलब स्पीड दोनों की सेम है लेकिन डिस्टेंस आपका शीतल का ज्यादा लग गया. इसका मतलब टाइम आप शीतल को ज्यादा लगेगा स्कूल पहुंचने में. मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस था घर से स्कूल का वो आपका 1300 मीटर्स ही था, लेकिन शीतल पहले संगीता के घर गई और वहां से स्कूल गई तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया.
अब कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में। डिस्टेंस क्या होता है? कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होता है वो हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मे या मे नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस आपका कभी भी डिक्रीज नहीं होता टाइम के साथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। अब डिस्टेंस की हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वैल्यू होती है। डिस्टेंस का इट डज नॉट हैव अ यूनिक पाथ, डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिक पाथ। डिस्टेंस को आप डिनोट करते हैं डी से, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करते हैं एस से। फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, वेयरएज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि स्वरली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ ए सर्कुलर फीट, जिसका कि रेडियस हमें बताया गया था। अब पॉइंट ए से शुरू होके वापस पॉइंट ए पे आ जाती है, तो डिस्टेंस पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो अब सिंस वो वॉक कर रही है पॉइंट ए से और दोबारा आ रही है पॉइंट ए पे, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हमें पता है कि सर्कमफेरेंस of the circle is equal to, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आपका दिया है 100 मीटर्स इंटू 100, तो इसका आ जाएगा आंसर 628 मीटर्स। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिंस वो पॉइंट ए से शुरू होके वापस पॉइंट ए पे आ रही है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिंस इनिशियल और फाइनल पोजीशंस आपकी सेम है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। अब ये आपका क्वेश्चन 2 है, जिसमें कि आपका ये कार है छोटी सी, ये आपका दिखा रहे हैं पॉइंट पी से जा रही है पॉइंट क्यू, ठीक है। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू और वापस पॉइंट पी पे रिटर्न कर रही है, तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब इसमें हमें सेम चीज अप्लाई करनी है कि क्योंकि वो पॉइंट पी से जा रही है पॉइंट क्यू तक और इसका डिस्टेंस दे रखा है 360 मीटर्स, लेकिन ये वापस भी आ रही है पॉइंट पी पे, तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 360 प्लस 360 मीटर्स, तो इट इज इक्वल टू 720 मीटर्स, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब सिंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी। अब सबसे पहले हमारे पास दो चीजें हैं, व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स एंड विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, velocity, time and displacement are scalars and which are vectors। तो सबसे पहले हम scalars और vectors को समझेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो समझेंगे। अब स्केलर और वेक्टर का हम डिफरेंस देखते हैं। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर 1 डायमेंशनल होता है, वेक्टर मल्टी डायमेंशनल। स्केलर में दिस क्वांटिटी चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तो स्केलर बदल जाएगा, वेयर एज वेक्टर दिस चेंजेस विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब स्केलर में नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर अप्लाइड और वेक्टर में देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। वन स्केलर क्वांटिटी कैन डिवाइड अनदर स्केलर, वेक्टर में वन वेक्टर कैनॉट डिवाइड अनदर वेक्टर। अब स्केलर के एग्जाम्पल हो जाएगा स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्केलर क्वांटिटी, नॉट द डायरेक्शन। वेक्टर में
Velocity could be an example because it is the measurement of the rate of change of object's position. अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी। जब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कोई भी कार आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसमें सिर्फ इसकी स्पीड बताई गई है, मतलब एक वैल्यू बताई गई है, इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब मैग्नीट्यूड तो बताया जाएगा, साथ में डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, कुछ भी। अब ये स्केलर वन डायमेंशनल कैसे होता है? स्केलर वन डायमेंशनल ऐसे होता है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या तो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो वो एक वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल होता है वन डायमेंशनल मोशन का। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर आपका 2 डायमेंशनल भी हो सकता है या आपका 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो सकता है, या इसमें 3 आपके एक्सिस हो सकते हैं, मतलब 3 डायरेक्शंस हो सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। Now speed is equal to total distance traveled divided by time required. The distance traveled in one direction by an object in unit time is called its velocity. Here unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour, etc. If large units are used, 1 year can also be used as unit of time. The displacement that occurs in unit time is called velocity. So velocity is displacement divided by time. और स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, वेयर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारा कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के। फर्स्ट, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, while in the CGS system it is centimeter per second. Second, speed is related to distance while velocity is related to displacement. Third, if the motion is along a straight line, the value of speed and velocity are the same. Otherwise, they can be different. Velocity is the displacement that occurs in a unit time. In the first example on page 1, the straight line distance between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter and that between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, the straight line distance between Sheetal's house and school is 1300 meter. Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach school from there. Then Sheetal speeds along path A is equal to distance divided by time is equal to 500 meters divided by 5 minutes is equal to 100 meters per minute. Sheetal's speed along path B is equal to distance divided by time is equal to 1200 meters divided by 24 minutes. So the answer is 50 meter per minute. Sheetal's average speed is equal to total distance divided by total time. So total distance will be along path A plus along path B को हम distance को add करेंगे divided by total time. 24 minutes plus 5 minutes is equal to 29 minutes. So answer is 58.6 meter per minute. Sheetal's velocity is equal to displacement divided by time. अब displacement होता है shortest distance between the initial and the final point. It is equal to 1300 meter divided by 29 minute. So Sheetal's velocity is 44.83 meter per minute. 100 meter per minute. अब Sheetal speed along path B, ये आपका पाथ B है, ये 1200 का डिस्टेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. So it is equal to 1200 meters divided by 24 minutes. So the answer is 50 meter per minute. अब हम कैलकुलेट करेंगे
शीतल्स एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1200 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स, मतलब अलोंग जो पाथ ए है और पाथ बी का डिस्टेंस है वो हमें ऐड अप करना है, और टोटल टाइम हो जाएगा 29 मिनट्स। कैसे? आपका 24 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स इज इक्वल टू 58.6 मीटर पर मिनट। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे शीतल्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1300, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का आपका डिस्टेंस है। जो डायरेक्ट पाथ है स्ट्रेट लाइन वो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो इसकी वेलोसिटी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 44.83 मीटर्स पर मिनट। तो शीतल्स वेलोसिटी is equal to 44.83 meters per minute. Now effect of speed and direction on velocity. Sachin is traveling on a motorbike. Explain what will happen in the following events during Sachin's ride. First, what will be the effect on the velocity of motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged. अब जो स्पीड होती है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जबकि जो आपका वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। अब इन केस जो मोटरसाइकिल है अगर सीधे जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो आपकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा अगर उसका डायरेक्शन अनचेंज्ड है। अगर डायरेक्शन अनचेंज्ड है तो स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और अगर स्पीड घटेगी तो वेलोसिटी भी घटेगी। बट क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन अनचेंज होना चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी इन केस द डायरेक्शन इज अनचेंज्ड। सेकेंड, इन केस ऑफ अ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी द सेम? If Sachin changes the direction of the motorcycle keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? अब इस केस में रोड टर्न कर रही है तो ऑब्वियसली बात है मोटरसाइकिल भी टर्न करेगी, ठीक है, तो डायरेक्शन बदलेगा मोटरसाइकिल का, तो स्पीड और वेलोसिटी फर्क हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होंगे, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। Now third, if on a turning Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on the velocity? मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वेलोसिटी चेंज होएगी। It is clear from the above that velocity depends on speed as well as direction, and that velocity changes by first changing the speed while keeping the direction same, second changing the direction while keeping the speed same, third changing the speed as well as the direction. अब इसमें बताया है कि आपकी वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है। अगर आप अपने स्पीड को चेंज करेंगे लेकिन डायरेक्शन को सेम रखेंगे तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। सेकेंड, चेंजिंग द डायरेक्शन कीपिंग द स्पीड सेम, अगर हम स्पीड को सेम रख रहे हैं लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। और थर्ड, चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब इसको हम समराइज कर सकते हैं कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जबकि आपकी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं जब आपका डायरेक्शन अनचेंज रहता है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं या स्ट्रेट आप मोटरसाइकिल पे हैं और आपका डायरेक्शन अनचेंज्ड है तो स्पीड इज इक्वल टू द वेलोसिटी। जैसे ही आपका डायरेक्शन चेंज होता है आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है।
ठीक है, जैसे आप टर्न लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, आपकी वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अब इसमें आपका टाइमिंग क्लॉक दिया है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर्स और डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी इन किलोमीटर्स। अब टाइम हम देख रहे हैं 5 to 5:30, 5:30 to 6, 6:30 एंड सो ऑन टिल 8 o'clock है, मतलब हाफ आवर का टाइम गैप है टिल 8, मतलब 3 घंटे की इनकी जर्नी है। अब डिस्टेंस कवर्ड में हम अमर में पहले देखते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। जैसे कि हम देख रहे हैं 120 तक है, तो ये 20 किलोमीटर्स आपके हाफ आवर में कवर हुए हैं। इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20 और इसमें 20, ये आपके 20 किलोमीटर्स कवर हुए हैं हाफ आवर में। लेकिन जब हम अकबर की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 0 to 18, ये 18 किलोमीटर है, फिर ये दोबारा से आपका 18 किलोमीटर है, फिर 36 to ये 42 आपका 6 किलोमीटर्स है, 42 to 70 आपका 28 किलोमीटर्स है, ये 70 to 95 आपका 25 किलोमीटर्स है और ये आपका दोबारा से 25 किलोमीटर्स है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सेम डिस्टेंस कवर हुआ है, मतलब 20 करके हाफ आवर के टाइम गैप पे। लेकिन इसमें अकबर वाले में आप देख रहे हैं कि 18, फिर 6, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हो गया, ऐसे करके, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन इसमें आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आपके अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर हम इसमें आपका ये एंड में देखते हैं कि दोनों 120 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं 3 घंटे में, तो अगर हम इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इन दोनों की सेम होगी। अब सिमिलरली इस एंथनी वाले केस में पहले 0 to 14 है, 14 to 28 है, इन सब में आपका 14 किलोमीटर्स कवर हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कैसा मोशन हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्योंकि आपका सेम कवर हुआ है। लेकिन इसमें आपका एंड में आप देखिए 84 किलोमीटर ही सिर्फ कवर अप हुआ है, मतलब आपका डिस्टेंस कम कवर हुआ है, लेकिन ये यूनिफॉर्म हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस कवर हुआ है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये हमने चार्ट को समझ लिया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। 4, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी? मतलब टाइम इंटरवल पूछा है, तो टाइम में हम देखेंगे 5, 5:30, 6, 6:30, मतलब हाफ आवर का डिफरेंस है। सो द आंसर इज हाफ आवर और 30 मिनट्स। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स? अब इसमें है आपका कि अमर ने कवर किए हैं कितना, पहले 0 से शुरू किया, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड टिल 120, मतलब इस सब में 20 का डिफरेंस है, मतलब पहले 20 किलोमीटर्स, फिर 40 किलोमीटर्स, फिर 60 किलोमीटर्स करके 120 किलोमीटर्स कवर किए हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब हाफ आवर में। ठीक है, तो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर किया है अमर ने, और आपका अकबर ने नहीं किए हैं, आपका इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर किया, इसका अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए हैं। एंथनी का आप फाइंड आउट करके मुझे बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स्ड इंटरवल्स सेम? मतलब जो अकबर का पूछा है डिस्टेंस कवर्ड सेम है, नहीं, डिस्टेंस कवर सेम नहीं है। पहले 18 है, दोबारा 18 है, और उसके बाद आपका डिफरेंस आ जाता है, मतलब डिस्टेंसेस फर्क हो जाते हैं, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। लेकिन अगर हम इन दोनों की एवरेज स्पीड कंसिडर करें, क्योंकि डिस्टेंस जब हम फाइनली देखते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड है, अकबर में भी 120 किलोमीटर कवर्ड है और अमर में भी 120 किलोमीटर कवर्ड है, और ये 5 बजे शुरू होकर 8 बजे तक खत्म हो गया है। तो अगर हम इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालें तो इन दोनों की एवरेज स्पीड सेम आएगी। लेकिन एंथनी के केस में एवरेज स्पीड इसलिए सेम नहीं आएगी क्योंकि डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कम है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स्ड इन टाइम इंटरवल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड्स?
अब हमने अमर का देखा, बहुत ही कांस्टेंट इसका मोशन है, मतलब आपका पहले में 20 है फिर 40 है, मतलब 20 किलोमीटर्स कवर्ड है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हाफ आवर में उसने 20 करके 120 तक उसने कवर कर लिया, तो उसका एक यूनिफॉर्म स्पीड है। इन केस ऑफ अकबर आपका डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर्ड है। अब आप अकबर में देखिए, पहला उसने चला 0 से शुरू होकर 18 चला, फिर दोबारा 36 चला, मतलब पहले में तो 18 उसने कवर कर दिया, फिर 36 से 42 उसमें ये 6 किलोमीटर्स चला, 42 से 70 42 से 70 इसने 28 किलोमीटर्स कवर कर लिया, अब 70 से 95 इसने 25 किलोमीटर्स कवर किया। इस तरह ये अनइक्वल आपका डिस्टेंस कवर दिखा रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल आपका सेम है हाफ आवर में, लेकिन इसके जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं वो आपके डिफरेंट हैं। सो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप ये एंथनी का मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज करके बताइए कि कैसे आप इसे डिस्क्राइब करेंगे। अब एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन जैसे कोई अपना बाइक चला रहा है, बहुत तेज बाइक चला रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर यही बाइक पे वो ब्रेक लगा देता है तो उसकी बाइक धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है और फिर रुक जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन, हम तीनों में बताएंगे क्या क्या फर्क होता है, ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। You must have all played on a slide in a park. You know that while sliding down, the velocity is less at the top, it increases in the middle and becomes zero towards the end. The rate of change of velocity is called as acceleration. अब जो स्लाइड होती है वहां पे सब जगह वेलोसिटी सेम नहीं होती, ऊपर की तरफ स्लाइड पे वेलोसिटी कम होती है, सेंटर में वेलोसिटी बढ़ जाती है और जीरो होती है टुवर्ड्स द एंड। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें हम कंसिडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v और t को टाइम। सो एक्सेलरेशन विल बी, इट इज डिनोटेड बाय a. सो a विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. So acceleration will be v minus u divided by t. If the velocity of an object changes during a certain time period, it is said to be have accelerated motion. मतलब अगर velocity change हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है तो हम उसे accelerated motion में कहेंगे, ठीक है। An object in motion can have two type of acceleration. अगर कोई भी object है वो motion में है तो उसमें दो type of acceleration होते हैं. First, when an object is at rest in the beginning of its motion, what is its initial velocity? मतलब मोशन शुरू ही होने वाला है तो उसकी इनिशियल मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन शुरू होने वाला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सिंस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? आपकी जीरो. सेकेंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द एंड ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? मतलब ऑब्जेक्ट आ चुका है रेस्ट पे एट द एंड ऑफ द मोशन, मतलब रेस्ट पे आ चुका है, एंड ऑफ मोशन हो चुका है, उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो फाइनल वेलोसिटी भी इसमें होगी जीरो. नाउ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. An object can have positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. मतलब अगर velocity बढ़ रही है किसी भी object की तो उसका acceleration positive होगा. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. इस केस में जहां पे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और इस केस में एक्सेलरेशन होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन. मतलब अगर वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ तो वो हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेलरेशन. इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन. मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है तो मतलब जीरो एक्सेलरेशन है. अब वेलोसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एसोसिएटेड है बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से. इसको हम ए से डिनोट करते हैं जैसे कि मैं बता चुकी हूं. अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसमें दो पॉइंट्स हैं. इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
Second, if the velocity changes by unequal amounts in equal time intervals, the object is said to be in non-uniform acceleration. अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफरेंस समझेंगे. अभी कुछ डिफरेंस है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक बॉडी है हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल्स, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. वेरएज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर कोई बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अब कुछ एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, वो होता है मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी. ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का. एक और एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए बाइसिकल गोइंग डाउन अ स्लोप. मतलब डाउन अ स्लोप कोई जा रही है बाइसिकल, जबकि राइडर उसमें पेडल नहीं कर रहा है और विंड रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो ये भी एक एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है. अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये है कि अगर आप कोई भी जो कार है वो एक जा रही है क्राउडेड एरिया में, तो कुछ एरियाज में उसकी वेलोसिटी ऑफ द कार बढ़ जाएगी और कुछ अगर मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी घट जाएगी. तो उसकी जो मूवमेंट है कार की इन क्राउडेड रोड, ये एग्जाम्पल है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. अब ये आपका ग्राफ दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा. नाउ ये हमारा एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है. तो अभी हम इस पे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को हम बनाएंगे कि कैसा है बनता है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ. तो पहले हम इसकी वैल्यूज लिख लेंगे. ये हमने लिख ली है. अब जो हमें वैल्यूज दी हैं उसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है. अब एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर्स. क्योंकि ये आपका डिस्टेंस है ये मीटर में है. ठीक है. अब सबसे पहले जो वैल्यू दी है टाइम की वो है 0 और डिस्टेंस भी 0. तो यहाँ पे हम 0 मार्क कर लेंगे. टाइम का भी 0 है, डिस्टेंस का भी 0. सेकेंड है आपका टाइम 10 और डिस्टेंस 15. तो टाइम आपका 10 है, डिस्टेंस 15 है. तो ये आपका कैसे होगा, ये आपको 0 और 20 के बीच में करना पड़ेगा. 0 और 20 के बीच में आएगा 10 और 10 और 20 के बीच में करीबन आएगा आपका 15. तो आपने यहाँ मार्क कर लिया. अब नेक्स्ट वैल्यू है आपका टाइम है आपका 20 और डिस्टेंस है आपका 30. सो टाइम इज 20 और डिस्टेंस है 30. तो 30 कैसे हुआ, 20 और 40 के बीच में. तो यहाँ पे आ गया आपका 30. नेक्स्ट वैल्यू है आपकी टाइम है आपका 30 और डिस्टेंस है 45. तो टाइम 30 है और 45 डिस्टेंस है. तो 40 और 60 के बीच में आ गया आपका 50. तो आपका जब डिस्टेंस आपका कितना है इसमें 45. तो 45 कैसे होगा, इसके बीच में 40 और 50 के बीच में करीबन यहाँ. तो यहाँ हमने सर्कल कर दिया. अब आपका नेक्स्ट है टाइम 40 और डिस्टेंस 60. टाइम 40 और डिस्टेंस 60. तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया. टाइम 40 है, डिस्टेंस आपका 60 है. नेक्स्ट है आपका टाइम 50 डिस्टेंस 75. टाइम 50 डिस्टेंस 75. अब 60 और 80 के बीच में आएगा 70 और 70 और 80 के बीच में आ जाएगा आपका 75. तो आपने मार्क कर दिया. नेक्स्ट है टाइम आपका 60 और डिस्टेंस है आपका 90. टाइम हो जाएगा 60, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 90. अब 90 कैसे करेंगे, 80 और 100 के बीच में आएगा आपका 90. नेक्स्ट आपका आता है टाइम 70 डिस्टेंस 105. टाइम आपका 70 है और डिस्टेंस है 105. 105 कैसे, 100 और 120 के बीच में 110 और 100 और 110 के बीच में आ जाएगा करीबन 105. तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करता है.
ये आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ये आपको देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, जो आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को। इसमें आपका डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे, और इस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो अभी हमें वैल्यूज दी गई हैं टाइम की और डिस्टेंस की। टाइम है सेकेंड में, डिस्टेंस है मीटर में। तो टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस है आपका वाई एक्सिस पे। तो अभी हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। टाइम हम अपना 0 to 40 कर लेते हैं क्योंकि उसमें वैल्यूज डिस्टेंस की कम है। तो हम पहले टाइम से शुरू करते हैं। 5, 10, 15, ये हमने टाइम की वैल्यू लिख ली 40 तक। डिस्टेंस में जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैल्यूज पास पास ही हैं, तो हम इसमें छोटी वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया डिस्टेंस पे, ये हमने इधर ले लिया टाइम पे। अब हम पहले ये जो हमें चार्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं टाइम और डिस्टेंस की, वो हम इसे लिखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। तो टाइम 0 है, डिस्टेंस 0 है। यहाँ पे आपने पहला पॉइंट ले लिया। दिस इज फॉर टाइम इज ऑल्सो 0 एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो 0। अब नेक्स्ट है टाइम आपका 5 सेकेंड है और डिस्टेंस है 7। तो 5 सेकेंड आपका टाइम हो गया और डिस्टेंस आपका 7 है। तो ये तो आपका 10 है और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पे करीबन आपका आ जाएगा 7। तो आपने पहली डॉट यहाँ पे बना ली। अब नेक्स्ट आपने देखा आपका टाइम है 10 और डिस्टेंस है आपका 12। टाइम है आपका 10 और डिस्टेंस है 12। तो 12 किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में। तो यहाँ बीच में तो 15 आ जाएगा और 12 इससे पहले आएगा, तो करीबन आप यहाँ पे 12 ले लीजिए। तो ये आपने सेकेंड पॉइंट मार्क कर दिया। थर्ड आपका है टाइम है आपका 15 और डिस्टेंस है आपका 20। तो 15 आपका टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस हो जाएगा 15। तो ये आपने ये फोर्थ पॉइंट अपना मार्क कर दिया। नाउ नेक्स्ट है टाइम है आपका 20 और आपका डिस्टेंस है 30। तो ये टाइम 20 हो गया एक्स एक्सिस पे और ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे 30। नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, आपका टाइम है 25 और डिस्टेंस है 41। टाइम आपका 25 है और डिस्टेंस है 41। तो ये 40 है, ये ऊपर हो जाएगा 41। ये आपने नेक्स्ट मार्क कर दिया। नेक्स्ट टाइम है 30 और डिस्टेंस है आपका 50। तो टाइम आपका एक्स एक्सिस पे 30 हो गया और ये आपका हो गया आपका 50। डिस्टेंस हो जाएगा 50। तो यहाँ आपने इधर मार्क कर दिया। नेक्स्ट आपका है टाइम 35 और डिस्टेंस है 58। तो टाइम आपका 35 हो गया और डिस्टेंस हो जाएगा 58। तो 58 कहाँ पे आएगा? आपका 50 और 60। यहाँ पे आपका 55 है और यहाँ पे आपका आ जाएगा बीच में इस तरफ 55 और 60 से ये ब्लॉक्स आगे आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 58। सो अब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको देखिए कैसा कर्व मिलता है। अब इसमें हमने एक चीज नोटिस करनी है कि जो एक्स एक्सिस पे है उसमें 1 सेंटीमीटर क्या है। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है, इट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिला, ये एक थोड़ा सा देखिए इसमें किस तरह का कर्वेचर आ रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म मोशन में एकदम स्ट्रेट है, इसमें नहीं है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये इससे मतलब क्लियर है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये ग्राफ कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोबारा।